तो हमें जो पढ़ना है वो ईबीआईटी से स्टार्ट करना है। अब ईबीआईटी होता क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का सर क्या मतलब है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है, ईपीएस का क्या मतलब है, सब कुछ आएगा आराम आराम से, बिल्कुल ठीक है। तो सेल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का काम तो भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे एफएम में वो मिलेंगे ही ईबीआईटी से, शुरुआत ही उनकी ईबीआईटी से हुआ करेगी, और हमें वहां से शुरुआत करके ईपीएस और एमपीएस पर पहुंचना होगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी बिलर है, क्या कहना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। ये पता चल गया कि ईबीआईटी से ईपीएस तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है, बस उतना ही समझना है अभी। ओके, EBIT and EPS analysis. This concept is used by finance manager to select best capital structure out of many options. Finance manager selects option providing highest EPS ब्रैकेट और MPS। ओके, तो EBIT एंड EPS एनालिसिस एक कंसेप्ट है, ये फाइनेंस मैनेजर यूज करता है बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज करने के लिए। फाइनेंस मैनेजर उस ऑप्शन को चूज करता है जिसमें ईपीएस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, थर्ड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको समझ में आएंगे थर्ड और फोर्थ पॉइंट के बाद, पर लिखे हुए वो पहले ही होने चाहिए। परफॉर्मा, ईपीएस एंड एमपीएस। परफॉर्मा स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस एंड एमपीएस। अब हम लोग एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि ईपीएस और एमपीएस पे कैसे पहुंचा जाता है, उसके बाद में हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी बिजनेस की सेल बताई जाएगी कि इसकी सेल कितनी है। ओके, लेस, इसमें जो भी हमारा वेरिएबल खर्चा होगा वो माइनस कर दिया जाएगा। अब आने वाली फिगर को हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से फिर हमारी माइनस किया जाएगा जो भी फिक्स खर्चा होगा, और फिर हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT। ओके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। ठीक है, यहां से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम आपका शुरू हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले हम पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में डिवेंचर भी आ जाएंगे, कोई बैंक लोन होगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर इस इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे अर्निंग बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स आइटम था। अब इंटरेस्ट तो दे दिया, अब ये बनेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट तो चला गया, इसे हम बोलते हैं ईबीटी। ओके, ठीक है। अच्छा, जहां जहां पर मैं ई लिख रहा हूं उसकी जगह कई जगह पे पीवी लिखा जाता है। अर्निंग की जगह पे प्रॉफिट लिख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले इंटरेस्ट दे दो, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। जो हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट है वो कहता है कि इनकम टैक्स इंटरेस्ट देने के बाद लगाया जाएगा। तो हमने जो भी कमाया है उसे हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट की पेमेंट कर देंगे, चाहे वो बैंक लोन पर हो चाहे डिवेंचर पर हो। और मैं बता दूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट आता है उसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं होता। आप जब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि वहां पर इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड कोई भी खर्चा नहीं माना जाता। तो अब जो हम ईबीआईटी के आगे खर्चे लिख रहे हैं वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं होते, ये सब खर्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर आएंगे। क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करेगा हमेशा, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग पे करेंगे टैक्स। क्वेश्चन रेट दे देगा 30%, 40%, जो भी टैक्स होगा वो चला जाएगा। ठीक है जी, टैक्स भी चला गया। अब हमारे पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। EAT। ओके, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले ये आपका प्रॉफिट आया, ये सारे इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट है और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये उनकी टोटल कमाई है। इस कमाई में से सबसे पहले डिवेंचर या डेट अपना हिस्सा ले जाएंगे, फिर गवर्नमेंट आकर अपना हिस्सा ले जाएगी। अब मुझे बताइए, दो शेयर होल्डर बचे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर। तो बताइए पहले किसको पेमेंट की जाती है डिविडेंड की? तो पहले पेमेंट की जाती है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, उनका नाम ही प्रीफरेंस है, यानी उन्हें प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो यहां पर लेस प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दी जाएगी। तो ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट दो, फिर टैक्स माइनस करो, फिर प्रीफरेंस शेयर्स को दो। अब जो भी कमाई बची ये है अर्निंग अवेलेबल, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बच जाता है। ओके, यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा बच गया। ठीक है, अब हमारे पास में इसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एफएम के अंदर ऐसा कोई पंगा नहीं है कि पेड अप आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करना है कुछ, जैसे हमारे पास नॉर्मली पढ़ते हैं कि जितने हमारे पास पेड अप, फुल्ली पेड अप, आउटस्टैंडिंग शेयर होंगे उनसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन आपको शेयर्स देगा कि भाई इतने शेयर्स हैं, सीधे डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, जितने भी शेयर हैं उससे आप डिवाइड करोगे और आपके पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर कितनी कमाई हुई? तो अर्निंग पर शेयर किसके लिए होता है? सिर्फ इक्विटी के लिए, EPS यहां पर आ गया। ठीक है, अर्निंग पर शेयर पर जब आप पहुंच जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन कहेंगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी निकालो। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे पहुंचने के लिए हमारे पास क्वेश्चन हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो, इसे शॉर्ट में PE रेशो बोला जाता है, PE रेशो। तो अगर आप EPS में PE रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर हमारे पास मार्केट प्राइस ऑफ शेयर की वैल्यू भी आ जाती है। अभी इतना नोट करिएगा बस, आप परफॉर्मा सिर्फ नोट करना है। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे, फिर चीजें समझ में आने लग जाएंगी। परफॉर्मा स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस एंड एमपीएस। ईबीआईटी है हमारी टोटल कमाई। सबसे पहले इंटरेस्ट दो, फिर टैक्स दो, फिर प्रीफरेंस शेयर्स को उनका डिविडेंड दे दो, जो बचा इक्विटी शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, अर्निंग पर शेयर आपके पास निकल आएगा। पी रेशो क्वेश्चन में दिया होगा तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी निकाल सकते हैं। पी रेशो नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, अब हमारे पास में पी रेशो होता क्या है? पी रेशो हमारे पास प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो। एक हमारे पास चैप्टर आएगा रेशो चैप्टर, उसमें बहुत सारे चैप्टर आएंगे, बहुत सारे रेशो आएंगे। तो बीच बीच में रेशो चैप्टर तक जब तक हम पहुंचेंगे कई सारे रेशो आते रहेंगे। उनको सिंपली नॉर्मली याद करना है कि हाँ भाई ये रेशो ये कहता है। ए टू जेड पूरी एक्सप्लेनेशन हर रेशो की वो हमारी रेशो चैप्टर के अंदर होगी, उसके अंदर सारे रेशो की एक्सप्लेनेशन ही है। तो प्राइस अर्निंग रेशो के अंदर नाम है प्राइस अर्निंग। प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, अर्निंग का मतलब अर्निंग पर शेयर। तो इसके रेशो के नाम से ही पता चल रहा है एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस, ये हमारा इसका रेशो है। अब जरा देखिए, पी रेशो इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर होता है। अगर मैं अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई कर दूं पी रेशो में तो मेरे पास मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकल आएगा। तो हमारे पास मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का रेशो हो जाता है पीई रेशो मल्टीप्लाई बाई ईपीएस। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको पी रेशो दिया जाएगा तो अर्निंग पर शेयर में उसको मल्टीप्लाई करके एमपीएस भी निकाल देंगे। अगर नहीं दिया जाएगा तो इसको क्वेश्चन को यहीं पर खत्म कर देंगे ईपीएस पर, फिर हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, आराम से समझेंगे, बिल्कुल आराम से। ठीक है, हम एक कंपनी की स्थिति देखते हैं कि एक कंपनी के पास क्या क्या पैसा है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, कि कंपनी के पास कितना पैसा है। लॉन्ग टर्म के पैसे की बात हो रही है सिर्फ, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू है मान लीजिए 10 रुपए और 5 लाख शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच। ठीक है, कैपिटल कितनी हो गई? 50 लाख। 5 लाख शेयर्स, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 50 लाख रुपए की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। ओके, इसके पास 15% प्रीफरेंस शेयर है। जो अगर लिखा है 15% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इसका मतलब है प्रीफरेंस शेयर्स को दिया जाने वाला डिविडेंड 15% होगा। ओके, 20 लाख के हमारे पास प्रीफरेंस शेयर्स हैं और 12% डेट, वो डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन कुछ भी हो सकता है। तो हमने लोन भी लिया हुआ है, लोन का इंटरेस्ट रेट 12% है। ये हमारे पास आ गया 30 लाख। ओके, टोटल लॉन्ग टर्म फंडिंग हुई 1 करोड़। इसे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि आखिर हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है। अब क्वेश्चन आपको क्या करेगा, जैसे मान लो कि हमारी जो रिटर्न आ रही है वो 40% है। तो हमें 1 करोड़ रुपए अगर बिजनेस में लगाए हुए हैं तो 40 लाख रुपीज की रिटर्न आएगी। ठीक है, तो रिटर्न यानी ईबीआईटी। क्वेश्चन ईबीआईटी के बारे में बताएगा। तो क्वेश्चन आपसे कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे बोलते हैं ROI। या फिर क्वेश्चन बोल सकता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों एक ही बात है। ROCE, ए
40%, तो आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है। इसका मतलब यहां पे लिख लीजिए, इट मींस EBIT 8 रुपीज 40 लाख। इसका मतलब हम बिजनेस से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाएंगे वो 40 लाख कमाएंगे। कैसे निकाल रहा हूं मैं? 1 करोड़ का 40%, बिजनेस में 1 करोड़ लगे हुए, 40% रिटर्न आ रही है, तो हम 40 लाख रुपीज, इसका मतलब EBIT कमाएंगे। क्वेश्चन ये लाइन लिखने की जगह सीधे भी कह सकता है कि हमारा जो EBIT है वो 40 लाख रुपीज होगा। ठीक है, कैसे भी कह लो, आप परसेंटेज में बताओ, आप अमाउंट में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 40 लाख आपका EBIT है एंड टैक्स रेट इज 50%। गवर्नमेंट 50% टैक्स ले लेती है आपसे। ठीक है जी। कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन ने कह दिया EPS निकालो। अगर मैं इसी में कह दूं हमारा PE रेशो 5 है, तो हम MPS पे भी जा सकते हैं कि भाई MPS ही निकल जाएगा। निकलवा ही देता हूं आप लोगों को। कैलकुलेट EPS, ऑल्सो कैलकुलेट MPS इफ PE रेशो इज 8। P रेशो हमारा 8 है, तो आपको MPS भी निकालना है। ओके, सॉल्यूशन इसे नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, देखें, स्टेटमेंट ऑफ EPS एंड MPS। स्टेटमेंट ऑफ EPS एंड MPS। अब देखो, हमारे पास सेल वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है? EBIT से। EBIT कितना आ गया हमारे पास? 40 लाख लेस। बताइए EBIT में से सबसे पहले क्या माइनस करोगे? EBIT में सबसे पहले क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपके पास एट द रेट ऑफ 12% ऑफ 30 लाख रुपीज। 30 लाख के डेट है, 12% का इंटरेस्ट रेट है। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट दे दिया, 360 आ गया, 3,60,000। ये हमारे पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT। बच्चा पूछता है सर क्या हम एग्जाम में EBIT EBT ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, या हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स ये पूरा लिखना होगा? तो बच्चों शॉर्ट में लिख सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है। स्टडी मैट में खुद शॉर्ट में लिखा हुआ है। 40 लाख माइनस 360, 36,40,000। ओके, 3650 हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, लेस। बताइए EBIT में से इंटरेस्ट दे दिया, अब क्या माइनस होगा? अब माइनस होगा हमारे पास टैक्स। टैक्स माइनस करते हैं जी। टैक्स कितना मांग रही है गवर्नमेंट? 50%। लो जी, टैक्स एट 50% ऑफ 36,40,000, तो ये हो गया 18,20,000 का टैक्स चला गया। ये टैक्स बहुत रुलाता है, बहुत टैक्स लेते हैं। फिर हमारे पास आएगी अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले EBIT, उसमें से इंटरेस्ट चला गया, फिर EBT आ गया, उसमें से आधा टैक्स चला गया, आधा अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद में बताइए EBIT में से इंटरेस्ट दे चुके, गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके, अब 2 शेयर होल्डर बचे हैं। उन 2 शेयर होल्डर्स में से पहले किसकी बारी आएगी? प्रीफरेंस शेयर्स की। तो अब आराम से यहां पर प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस डिविडेंड का रेट है 15% और पैसा मंगवाया है उनसे 20 लाख। 20 लाख प्रीफरेंस शेयर से 15% का रेट है। ठीक है जी, तो
तो ये हो गया 3 लाख। लो जी, 3 लाख का डिविडेंड चला गया। अब हमारे पास ये जो अर्निंग बची, ये है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स, 15,20,000। तो इक्विटी शेयर्स की जेब में जो पहुंचेगा वो 15,20,000 पहुंचेगा। तो 40 लाख का ईबीआईटी था, 360 इसमें से इंटरेस्ट चला गया, उसके बाद 1820 का टैक्स चला गया, प्रीफरेंस शेयर 3 लाख रुपए ले गए, 15,20,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास बच गया। अगर हम इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर होल्डर के पास कितनी कमाई आ रही है, दैट इज अर्निंग पर शेयर, वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, 5 लाख शेयर्स हैं। तो यहां पर डिवाइडेड बाई 5 लाख शेयर्स, और ये हमारे पास आ जाएगा 3.04 रुपीज। अर्निंग पर शेयर 3.04 रुपीज आ गई। ओके, अब क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास पी रेशो है तो आप एमपीएस भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है एमपीएस, ईपीएस मल्टीप्लाई बाई पीई रेशो। तो हमारे पास ईपीएस हो गया 3.04, पी रेशो क्वेश्चन ने दिया 8, ये आ गया पी रेशो 8। तो 3.04 मल्टीप्लाई बाई 8, इसका मतलब हमारे शेयर की मार्केट प्राइस 24.32 है, 24.32। ठीक है। अब आप लोग एक चीज देखिए, इस शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, लेकिन ये बाजार में कितने बिक रहा है, 24.32। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही काम है कि हमारी कंपनी के शेयर का प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो और अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो। फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी हमने ये देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एमपीएस को बढ़ाना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है अर्निंग को बढ़ाना। तो हमारे पास ये था पॉइंट नंबर 4 पी रेशो। पॉइंट नंबर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग। ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ एमपीएस पे फोकस करता है, ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस पे फोकस करता है। वैसे दोनों ऑब्जेक्टिव पैरेलली होते हैं। जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा उसका एमपीएस भी ज्यादा होगा, पर कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है किसी भी रीजन से। जैसे अडानी साहब की न्यूज आई थी, तो अडानी के सारे शेयर एकदम से डूब गए थे, उसका मार्केट प्राइस, जबकि अडानी की अर्निंग पर शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो अर्निंग पर शेयर तो जैसे पहला था वैसे ही चल रहा था, लेकिन मार्केट में एक न्यूज आई कि इनके ऑडिट गड़बड़े, तो उनकी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गिर गया था। एक बार आप लोगों को ध्यान होगा, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, मैगी बंद हो गई थी कि मैगी में लेड आ रहा है, तो नेस्ले के शेयर एकदम धड़ाम से गिर गए थे। तो क्या होता है, मार्केट में कोई भी न्यूज आती है, कुछ आता है, तो उससे ये जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एमपीएस वाला है वो हिल सकता है, जबकि अर्निंग पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अडानी साहब की पूरे बिजनेस वैसे ही चल रहे थे सब कुछ, पर एक न्यूज ने उनके शेयर गिरा दिए। और अगर मैं बात करूं नेस्ले की, तो नेस्ले की मैगी बंद होने की वजह से उनकी अर्निंग भी गिरी और उनका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी गिरा था। तो हमारे पास ये दोनों कंपनी चाहती है दोनों काम हो, अर्निंग भी बढ़े और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी बढ़े, लेकिन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेसबुक के यूएसए में रिसेशन आया था, तो फेसबुक के शेयर का प्राइस 33% फॉल हो गया था।
तो फेसबुक के शेयर्स की, टोटल शेयर्स की जितनी वैल्यू गिरी थी उतना टोटल इंडिया का जीडीपी था। तो पूरे इंडिया के जीडीपी के बराबर एक कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस, शेयर का प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अर्निंग पर शेयर इंपॉर्टेंट है पर कंपैरेटिवली कम है। कमाई थोड़ी कम या ज्यादा चल जाएगी लेकिन वेल्थ ज्यादा से ज्यादा रहनी चाहिए। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जो देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास दो कंपनी है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ओके, अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो इसका 5 रुपए है और इसका 7 रुपए, और एमपीएस की बात करूं तो ये 15 की है और ये 25। अब मुझे बताइए, अगर मैं ईपीएस की नजर से देखूं तो कौन सी कंपनी जीतेगी? बी लिमिटेड। अगर मैं एमपीएस की नजर से देखूं तो कौन सी कंपनी जीतेगी? बी लिमिटेड। तो हमें कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए? सेलेक्ट बी लिमिटेड हैविंग हायर ईपीएस एंड एमपीएस। ठीक है, एग्जाम्पल। अब मान लीजिए ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, इन दोनों की बात की जाए, ईपीएस एमपीएस। इसका ईपीएस है 7 रुपए और इसका 5 रुपए। मार्केट प्राइस 15 और 25। अब मुझे बताइए कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर लग रही है आपको? अगर ईपीएस की नजर से देखें तो 7 रुपए और 5 रुपए में 7 रुपए ज्यादा है, तो ए लिमिटेड ईपीएस ज्यादा कमा रही है। लेकिन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बी लिमिटेड का ज्यादा है। तो अगर हम एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो हमारी दो अप्रोच रहती हैं कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाए तो सेलेक्ट ए लिमिटेड आएगा। अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात आए तो उसमें बी लिमिटेड आएगा। ए लिमिटेड क्यों लिया भाई आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में? हैविंग हायर ईपीएस, क्योंकि उसका ईपीएस ज्यादा था। और बी लिमिटेड क्यों लिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में? हैविंग हायर एमपीएस, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ज्यादा था। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपको बताएगा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसको कोई लेना देना नहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से, वो तो प्रॉफिट कमाना चाहती है, उसको प्रॉफिट से मतलब है। और एक कंपनी हो सकती है जिसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से लेना देना हो। तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि कंपनी चाहती क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका फोकस क्या है, उसका गोल क्या है। अब आपको बता दीजिए हम तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, तो ए लिमिटेड मेरे को बेटर नजर आ रही है उसमें। जी हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं तो बी लिमिटेड। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन साइलेंट रहे, क्वेश्चन चुप रहे, क्वेश्चन कुछ कहे ही ना, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए? तब हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, वेल्थ के बारे में। तो हमेशा जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हम उसके बारे में सोचेंगे, नॉट primary objective is MPS. if nothing is specified in question in respect of objective of company, objective of business, then we should select options on the basis of
एमपीएस। तो हमें एमपीएस के बेसिस पर डिसीजन लेने चाहिए, और ये बेसिकली कब होगा, जब ईपीएस और एमपीएस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। ये भी यहां पर मेंशन कर देते हैं, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईपीएस एंड एमपीएस। ये इस लाइन का क्या मतलब है वो बताता हूं। ईपीएस से भी लिमिटेड, एमपीएस से भी लिमिटेड, तो कोई लड़ाई नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब है, ईपीएस से ए और एमपीएस से बी। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम एमपीएस के साथ जाएंगे। तो अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है दोनों में तो हम एमपीएस के साथ जाएंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ने कह दिया हमारा तो जी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, बात ही खत्म, ईपीएस के बारे में बात करो। क्वेश्चन कह रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव तो जी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, बात ही खत्म, वेल्थ के बारे में बात करो, एमपीएस के बारे में बात करो। क्वेश्चन साइलेंट है तो एमपीएस पे जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। 6 एग्जाम्पल ऑफ न्यू कंपनी। अब यहां से आपको समझ में आना शुरू होगा कि आखिर ईबीआईटी ईपीएस चैप्टर में हमें करना क्या है। एग्जाम्पल ऑफ न्यू कंपनी। अब जरा देखिए, हम लोग जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ईबीआईटी ईपीएस ज्यादा होना चाहिए, एमपीएस ज्यादा होना चाहिए, और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। अब हमारे सामने एक सिचुएशन आने वाली है, बड़े आराम से देखना। देखो, जब आप एक नया सेटअप लगाने चाहते हो, ये यहां से पीछे तक की जितनी बातें थी वो इसी का बेस बनाने के लिए सिखाई गई हैं आपको। जब आप एक नया सेटअप लगाने जाते हो, एक नई कंपनी खोलते हो, एक नया बिजनेस करते हो, तो आपको ये पता चलता है कि इस बिजनेस में इतने फंड्स की जरूरत होगी। ये काम कागज पर हम लोग कर रहे हैं अभी, कंपनी शुरू होने से पहले। ध्यान रखना है, एफएम के अंदर हमारे मोस्ट ऑफ द काम होने से पहले की कैलकुलेशन है। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे, हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद में वो काम अप्रूव होकर फाइनल होगा। तो पहले हमसे पूछा जाएगा कि आप बताइए हम करें या ना करें, हमें क्या करना चाहिए। हम उन सब बातों के जवाब देंगे कि आप करिए या मत करिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी होने वाला है वो फ्यूचर में होने वाले कामों की कागज पर वर्किंग है। डिसीजन हमारे वर्किंग के बाद ही लिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, सारे डिसीजन हमारी वर्किंग के बाद होंगे, और हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं वो बताएगी कि क्या फ्यूचर में करना सही रहेगा। ठीक है, तो एक नई कंपनी खुलने वाली है। ठीक है जी, जैसे हम इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि कैलकुलेटर बनाने की कंपनी लगाएंगे, तो सबसे पहले आप बैठेंगे प्रमोटर के साथ, हिसाब किताब लगाएंगे कितना पैसा चाहिए बिल्डिंग खरीदने में, प्लांट एंड मशीनरी लगाने में, वर्किंग कैपिटल में। तो इसे कहते हैं रिक्वायर्ड फंड्स, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। कितना पैसा चाहिए, तो जी हमें चाहिए 50 लाख रुपए। ओके, 50 लाख रुपए की आपको जरूरत है, ये तय हो गया, 50 लाख रुपए आपको चाहिए। ठीक है, अब हम इनसे पूछेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये बोले ये जिस तरीके का बिजनेस है इसमें 30% की रिटर्न है, यानी जो हमारा ईबीआईटी आएगा वो 30% ऑफ 15 लाख रुपीज आ जाएगा। ओके, 15 लाख रुपए का आपका ईबीआईटी आएगा इसमें। तो क्या हमें पहले से पता चल जाता है कि कितनी इनकम होने वाली है? एक्यूरेट नहीं पता होती, पर एक्सपेक्टेड तो पता हो सकती है ना। देखो, कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न तो पता होगी। लाइक आप सीए कर रहे हो तो आपको पता है कि सीए बनने के बाद पैकेज कितने लगते हैं, बच्चे पूछते भी रहते हैं क्वेश्चन। तो जो इस टाइम जनरल पैकेज चल रहा है वो 80,000 से 1,20,000 पर मंथ है एवरेज। इवन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर भी 50,000 रुपए के आसपास मिल रहे हैं आराम से। जब आप सीए करते में ट्रेनिंग चलेगी आपकी, तो एक आती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग,
एक तो आर्टिकलशिप चलती है, आर्टिकलशिप के अलावा एक आती है आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो आप अपने लास्ट ईयर में कर सकते हो, तो आर्टिकलशिप में ही वो काउंट हो जाती है। तो आईसीआई के उस पर वो आता रहता है कि भाई कौन कौन सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आ रही है, क्या आ रही है, वो कंपनियां खोलती हैं, तो उसमें जो स्टाइपेंड होता है वो 50,000 जनरली रहता है, तो 25-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, और स्टाइपेंड 80 हजार, 1 लाख रुपए तक वो जाता है। तो ये तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में स्टाइपेंड है। जो बिग फोर रहती है उनके अंदर स्टाइपेंड ऐसे रहता है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपका हो जाएगा 20 हजार के आसपास, सेकंड ईयर में 30-40 हजार के आसपास, और जो जनरल फर्म रहती है वो 5 हजार से 10 हजार के बीच में देती हैं, अकॉर्डिंग टू फर्म रहता है। ये सीए फर्म के ऊपर है, वो कितना पैसा आपको देना चाहती है, तो सब अपनी पॉलिसी बना देते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज ये कि जैसे ही आप सीए बन जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 80 हजार से 1,20,000 अभी का पैकेज चल रहा है, तो आपको सीए बनने में लगेंगे 9 महीने और 2 साल, तो मतलब 2.5-3 साल के आसपास, तो वो पैकेज 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। अगर आपके बोथ ग्रुप एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हैं, इंटर में और फाइनल में, तो आपके पैकेज में अप्रोक्सीमेटली 30-40% आपको हाइक मिलेगा, तो 1.5 लाख 2.25 लाख के आसपास हो सकता है पर मंथ। और अगर रैंक आ जाती है तो वो 3.5-4 लाख तक आराम से चला जाता है। ये करंट सिनेरियो अभी चल रहा है, आगे आगे और ये इंक्रीज होता रहेगा। अच्छा, सीए के अंदर कभी भी इनिशियल सैलरी मायने नहीं रखती। हो सकता है कि आपका एनुअल पैकेज 12 लाख रुपए का लगे स्टार्टिंग में, लेकिन जहां दूसरे लोगों किसी भी प्रोफेशन में 12 लाख का पैकेज लगता है शुरू में, तो वो 1-2 साल में 3 साल में कितना हो जाएगा, 15 लाख 18 लाख। सीए प्रोफेशन में सबसे बढ़िया खूबसूरती क्या है कि स्टार्टिंग पैकेज 12 लाख है, तो आप 3 साल के अंदर ही 25-30 लाख तक पहुंच जाते हैं आराम से। तो आगे के हाइक्स बहुत सॉलिड है। तो शुरू का ईयर हो जाता है 10-12 लाख के आसपास स्टार्टिंग, आगे आपके 2-3 साल में 30 लाख 40 लाख तक, आप 5 साल में तो बिल्कुल ऊपर 50 लाख के आसपास आराम से पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर हाइक्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो अब मुझे बताइए कि क्या सीए बनने के बाद कितने पैकेज मिलेंगे, उसका आइडिया हमें पहले से। आप इन्वेस्टमेंट तो अभी कर रहे हो, आप अभी बैठ के क्लास देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये आपका इन्वेस्टमेंट ही तो है जो आप मेहनत कर रहे हो। तो बताओ, आप मेहनत कर रहे हो अब, लेकिन आपको पहले से ही पता है कि रिटर्न क्या मिलेगी, सैलरी क्या मिलेगी। तो इट मींस जो बिजनेस करने जाता होगा, जो नई कंपनी खोलने जाता होगा, वो पहले पता करता है फंड्स कितने चाहिए, मेरी फैक्ट्री कितने की आएगी, प्लांट मशीनरी कितने रुपए की आएगी, सबके रेट पता करता है वो, के वाला प्लांट कितनी, प्लांट एंड मशीनरी ये कितने रुपए की आ जाएगी जी। अच्छा जी, ये बिल्डिंग में अगर लेता हूँ तो ये कितने की खरीद सकता हूँ। अच्छा जी, इसमें स्टॉक कितना चाहिए होगा, वो सारी वर्किंग होती है A to Z, सारी वर्किंग ये सीए करके दे देते हैं, वो सब जगह पता करते हैं, इतना इतना लग रहा है, बात खत्म, ठीक है। इसके बाद में क्या इसकी रिटर्न पता चल जाती होगी? यस। तो मैं बता दूं, ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है ये एक्सपेक्टेड होती है। हम कागज पर काम कर रहे हैं काम शुरू होने से पहले, ठीक है ना। तो ये 30% हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि 15 लाख हम इससे कमाएंगे। टैक्स रेट, टैक्स रेट गवर्नमेंट का 40% चल रहा है, जिस तरीके का हम ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके का हम बिजनेस है, ठीक है। ये चीज हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन आ गई। अब जो फाइनेंस मैनेजर है उसको ये 50 लाख रुपए मंगवाने हैं, ठीक है। मुझे बताइए, ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड कि जी 50 लाख रुपए लगेंगे, ओके। ये हो गया आपका बिजनेस, लिखना नहीं है। अब बताइए, अब इस फंड्स को मंगवाना होता है, तो ये चैप्टर इसके ऊपर बना हुआ है, सोर्सेज ऑफ फंड। तो यहां पर पैसा कहां लगाना है ये क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ बताया जाएगा जी 50 लाख रुपए लगाने हैं, उससे रिटर्न हमारी 15 लाख की रिटर्न आ जाएगी। ये बातें दोनों चीजें आपको बता दी जाएंगी। आगे चैप्टर आएंगे जिसमें बात चलेगी कि 50 लाख कहां पर लगाना है। हर एरिया को अलग अलग चैप्टर में छुआ जाएगा। जब सारे चैप्टर्स आपके पूरे हो जाएंगे तो सारी नॉलेज एक जगह इकट्ठी हो जाएगी कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है, उस चैप्टर पे जाओ, या डिविडेंड कितना देना है, इस चैप्टर पे जाओ, फंड्स कहां से मंगवाने हैं, इस चैप्टर पे जाओ। तो ये वाला चैप्टर है कि फंड्स कहां से मंगवाए, सोर्सेज ऑफ फंड कहां से अरेंज की जाए। तो हमारे पास ये जो सोर्सेज ऑफ फंड है, इस पैसे को हम इक्विटी से, प्रीफरेंस से और डिवेंचर से, इन तीनों से मंगवा सकते हैं। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इन तीनों से मंगवाए गए फंडिंग का रेशो होता है। तो अब हमारे पास जो फाइनेंस मैनेजर है वो पता करेगा कि भाई 50 लाख हम कैसे मंगवा सकते हैं। नई कंपनी है, न्यू कंपनी का क्वेश्चन है, तो इक्विटी तो फंडिंग, इक्विटी तो शेयर इशू करना ही पड़ेगा। नई कंपनी है तो बिना इक्विटी शेयर के नई कंपनी शुरू
नहीं हो सकती। तो आपको दिए जाएंगे ऑल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्शन। वी हैव फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्शंस। हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि भाई कहां कहां से आप पैसा मंगवा सकते हो। तो ऑल्टरनेटिव 1 या ऑप्शन 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3। ठीक है, 3 ऑप्शन ले रहे हैं। जनरली चैप्टर के अंदर आपको 2 या 3 इतने ही ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन, एक तो है इक्विटी शेयर से पैसा मंगवाना। भैया बिना इक्विटी शेयर के तो पैसा हो ही नहीं सकता। फेस वैल्यू में मान के चल रहा हूं 10 रुपए। क्वेश्चन अगर कुछ ना बताए तो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए एज्यूम की जाती है हमेशा। ओके, दूसरा है हमारे पास 12% प्रीफरेंस शेयर्स, और हमारे पास 8% डेट का ऑप्शन भी है। ओके, टोटल कितना पैसा मंगवाना है? 50 लाख।